Welcome class 8 in our today's SST class. Students, in our social studies class, we are discussing history chapter 2nd from trade to territory. And in this chapter, we have discussed many things. We have discussed about the East India Company and how East India Company became a political power in India. हमने देखा वो पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से स्टेट बाय स्टेट हमारे डिफरेंट स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया और बहुत सारे कौन कौन से डिप्लोमेटिक वे, डायरेक्ट अटैक करने के वे के थ्रू अलग अलग वेज को अपनाकर उन्होंने हमारे इंडियन रूलर्स से एक लार्ज एरिया कैप्चर करके खुद की पॉलिटिकल पावर वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि कैसे मराठास और मैसूर के टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ इनकी वॉर हुई और साथ ही साथ हमने देखा डिफरेंट बैटल्स और अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी इंडिया का एरिया कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अब आगे क्या किया उन लोगों ने, इसके बाद क्या होता है आगे, किस तरीके से और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर उनको इन्होंने कैप्चर किया, आज हम वो समझेंगे। यहाँ पर मेरे जो हमारे मराठास हैं उनके एरियाज़ को कैप्चर करने के बाद, उनके टेरिटरीज़ को जीत लेने के बाद और मैसूर के बाद अब कोई भी बहुत लार्ज टेरिटरी नहीं बच रही थी, कोई भी स्ट्रॉन्ग जहाँ पर कोई बड़ी डायनेस्टी, बड़े किंग रहते हों जो उनके लिए चैलेंजिंग हो, ऐसे बहुत कुछ भी इस तरीके के ऐसे स्टेट्स नहीं बचे थे। अब कुछ छोटे छोटे लोकल रूलर्स, कुछ छोटे स्मॉल किंगडम्स ही थे जिनको हरा पाना बहुत ही आसान था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि जब वो एक बारी उन्होंने इतने लार्ज आर्मी को फेस किया और मराठास को, मैसूर को हरा लिया, तो अब इस टाइम तक वो काफ़ी मोटिवेटेड हो चुके थे, उनको सारी स्ट्रैटेजीज भी पता हो चुकी थी, उन्हें सारा तरीका पता है कि किस तरीके से इंडियन रूलर्स को अपने रास्ते से हटा देना है। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद क्या किया, अब ब्रिटिशर्स ने कहा, खुद को एक नए टाइटल दिया उन्होंने कहा खुद को दे क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। उन्होंने कहा कि हम पैरामाउंटेंट हैं। पैरामाउंटेंसी का मतलब होता है सुप्रीम कहना। तो उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया के अंदर अब कौन है सबसे पावरफुल और सबसे सुप्रीम, हम हैं, हम ब्रिटिशर्स, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ओनर्स हैं, हम जो यहाँ के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो सारे लोग ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं पूरे इंडिया के अंदर। और जो दूसरे किंगडम्स हैं उन लोगों को हम लोगों से आकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपना एरिया खुद हम लोगों को हैंड ओवर कर देना चाहिए और वहाँ की पॉलिटिकल पावर भी हमें हैंड ओवर कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरीके से नहीं करते हैं तो हम तो सुप्रीम हो ही चुके हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर हमारा हो चुका है, अब हम किसी के ऊपर भी अटैक करेंगे और बड़े आसानी से उनको जीत लेंगे। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे उसमें खर्चे लगेंगे, बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब आप वॉर या बैटल्स में इन्वॉल्व होंगे। तो सीधी सी बात है कि हम सुप्रीम है और आप अपने पॉलिटिकल पावर को हमको हैंड ओवर कर दीजिए और एक कुछ लिमिटेड राइट्स के थ्रू आप अपने एरिया के अंदर रहिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने उस टाइम पर डिक्लेयर करना शुरू किया। अब ये धीरे धीरे क्या करते हैं, फ्रॉम 19th सेंचुरी ये थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होने के साथ साथ इन्होंने जो प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए वो डायरेक्ट जाकर टेरिटरीज़ पे अटैक करने का शुरू किया। इन्होंने क्या किया, ये डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू टेरिटरीज़ में जाने लगे और वहाँ पर जाकर सीधे किंग के ऊपर, सीधे वहाँ की आर्मी के ऊपर अटैक करने लगे और उनके एरियाज़ को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। जबकि इससे पहले तक वो क्या कर रहे थे, वो डिप्लोमेटिक वे को यूज़ कर रहे थे। अभी आराम से कोर्ट में जाते थे और थोड़े से उनको बहलाते फुसलाते थे किंग को, रूलर को, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे। ठीक है, लेकिन इस टाइम तक वो इन चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं, वो सीधा डायरेक्ट रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर जो हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग इस टाइम पर यहाँ पर इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इन्होंने 1830 से लेकर 1823 तक रूल किया। ठीक है, अब ये सब कुछ चल रहा है और इन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब सारे जो इंडियन रूलर्स हैं वो सीधे सीधे हमारे सामने आत्मसमर्पण कर ले, सरेंडर हो जाएं और हम उनको कुछ राइट्स के साथ जीने देंगे। ठीक है, मारेंगे नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत से किंग्स ने तो सरेंडर किया, वो गए और हार मान चुके थे और उन्होंने खुद को वहाँ पर हार मान ली और अपने पॉलिटिकल पावर को इनको हैंड ओवर किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे जितने भी हमारे यहाँ पर रूलर्स और किंग्स थे उन सब ने ये काम किया हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। यहाँ पर किटूर एक प्लेस है कर्नाटका, जो प्रेजेंट टाइम का कर्नाटका है, उस टाइम पर किटूर नाम से जाना जाता था। वहाँ पर जो रूलर थी वो थी रानी चेन्नम्मा। ठीक है, रानी चेन्नम्मा, इन्होंने बिल्कुल नहीं माना ब्रिटिशर्स की बात को और हमेशा से ये लड़ती रही। इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे एंसेस्टर्स का बनाया हुआ किंगडम है और यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स का हार्ड वर्क है और वो हम आपको नहीं दे सकते। यहाँ पर डायनेस्टी वाइज रूलिंग है और वही चलता रहेगा। पर क्या करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग और इनके जो लोग हैं और जो इनके आर्मी के मिलिट्री के लोग हैं, इन सब ने 1824 में रानी चेन्नम्मा को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, जब रानी चेन्नम्मा बहुत सारे लोगों के साथ लीडरशिप कर रही थी इन सब चीज़ों की और रानी चेन्नम्मा को ही अरेस्ट कर दिया गया, तो बाकी सारे लोग भी धीरे धीरे करके वहाँ से हटने लग जाते हैं। रानी चेन्नम्मा को इस टाइम पे प्रिजन में बंद कर दिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है और उसी प्रिजन के अंदर वो 1829 में उनकी डेथ भी हो जाती है। कहने का मतलब है कि बाद में तो रानी चेन्नम्मा की डेथ हो ही गई, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ब्रिटिश की इस पॉलिसी, पैरामाउंटेंसी की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया था। और इसी तरीके से इनका एक चौकीदार जो कि संगोली, किटूर का ही एक प्लेस है संगोली, वहाँ पर रहता था और इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी लगातार प्रोटेस्ट किया, इन्होंने भी लगातार मना किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम अपनी पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में हैंड ओवर नहीं करेंगे। भले ही रानी चेन्नम्मा नहीं है, उन्हें प्रिजन में डाल दिया गया है या फिर उनकी डेथ भी हो गई है, तो भी हम उनके इस पूरे साम्राज्य को या इस पूरे टेरिटरी को, हम उनके स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और हैंग कर दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है 1830 में। ठीक है, तो ये सारा सीन इस टाइम पर चल रहा है और अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिप्लोमेटिक ना होकर डायरेक्ट रूल की पॉलिसी हो जाती है और वो डायरेक्ट अटैक करना शुरू करते हैं डिफरेंट किंगडम्स में हमारी कंट्री के अंदर। इसी टाइम पर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और डर सताना शुरू करता है। कहीं से इस तरह की न्यूज़ आ जाती है कि जैसे ये अभी यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी की तरह ट्रेड कर रहे हैं और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पावर यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। कहीं से इनको भी न्यूज़ आती है कि रसिया भी इस तरीका का कुछ स्टेप लेने वाला है और रसिया अब आ रहा है इंडिया के अंदर यहाँ के रिसोर्सेज को देख के, और अब वो यहाँ पर आने के बाद वो भी वही प्लान्स या पॉलिसीज़ अपनाने जा रहा है जो ये करके बैठे हुए थे। इस टाइम पर हमारे ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि रसिया तो हमसे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और अगर वो वहाँ से आ रही है तो बहुत प्रिपरेशन के साथ आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें अब अभी हम इंजॉय कर रहे थे वो कहीं ना कहीं रसिया जीत सकती है और हमारे हाथ से ये सारी चीज़ें जा सकती हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक मैप बनाना शुरू किया कि सबसे पहले देखा जाए कि अगर रसिया एंटर करेगा इंडिया के अंदर तो कहाँ से करेगा, क्योंकि अगर हम नॉर्थ का साइड का, हमारे इंडिया का नीचे का पार्ट साउदर्न एरिया देखते हैं तो वो तो कवर्ड है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से तीन साइड से बाउंड्रीज बनी हुई है वाटर बाउंड्रीज। ठीक है, तो उस वे से रसिया का आना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। अब इन्हें क्या लग रहा है कि रसिया किधर से आएगी, इन्होंने पाया कि अब रसिया किधर से आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट साइड से आएगी, जिस साइड पाकिस्तान है हमारा उधर से आ सकती है। तो अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो अगर रसिया सबसे पहले आएगी तो उसे सबसे पहले अफगानिस्तान मिलेगा, फिर वो एंटर करके पाकिस्तान में, और पाकिस्तान उस टाइम पर इंडिया का ही पार्ट है ना, और इंडिया, ये पाकिस्तान में आने का मतलब है कि उसने इंडिया में एंट्री कर ली। ठीक है, इस टाइम पर पाकिस्तान जो है वहाँ पर कुछ रूलर्स चल रहे थे, कुछ लोकल रूलर्स हैं, अफगानिस्तान में भी कुछ लोकल रूलर्स चल रहे हैं। तो अब इनको ये लगने लगा कि अगर हम उस एरिया को, जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से रसिया एंटर कर सकता है, उस जगह को भी जीत लें तो रसिया इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सारी तो जो बाउंड्रीज हैं साउथ साइड से तो इनको कोई भी खतरा नहीं है और वो ऑलमोस्ट उनका हो भी गया है, महाराष्ट्र वगैरह भी इनका हो ही चुका था मराठास को हराने के बाद, ईस्ट साइड का भी, कोलकाता का साइड भी इनका हो गया है। तो अगर सिर्फ जो बाउंड्री वाले एरियाज हैं अगर वो इनके हो जाते, चाहे बीच के अभी ना हो पाते, तो एक प्रोटेक्शन की तरह, एक तरीके से बॉर्डर की तरह वो बन जाता
किसी भी आउटसाइडर कंट्री के लिए, कोई भी आउटसाइडर कंट्री, कोई भी बाहरी लोग नहीं आ सकते थे। तो इनको ये लगने लगा कि अगर हम अफ़गानिस्तान के भी एक बड़े हिस्से को कैप्चर कर लें तो वो रूट वहाँ से बंद हो जाएगी और रसिया के लोग नहीं आने पाएंगे। इसके लिए इन्होंने अफ़गानिस्तान से भी कई बार बैटल किए, कई लड़ाइयाँ की। जैसे इन्होंने क्या किया, लेट 1830s में ये काम हो रहा था, जब इनको रसिया को लेकर चिंता होने लगी और डरने लगे, तब इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ बैटल भी किया। उन्होंने सोचा कि अफ़गानिस्तान को जीत लिया जाए और यहाँ पर जीत जाएंगे तो ये वो जो रास्ता है जहाँ से रसिया आ सकती थी, रसिया के लोग आ सकते थे, वहाँ पर हम ब्लॉक कर देंगे और हमारे आर्मी को से पहले फेस करना पड़ेगा उनको, तभी वो अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा उनका प्लान था, जिसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कई बार बैटल की। और ये बैटल कब से कब तक चले, 1838 से लेकर 1842 तक के बीच ये बैटल चलता रहा। बाद में क्या होता है कि इंडिया का जो एक एंट्री पॉइंट है सिंध, ठीक है, वो इन्होंने जीत लिया और अब वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन बैठा दी। इसके अलावा कब जीता इन्होंने सिंध को, सिंध जीता इन्होंने 1843 में। और उसके बाद बचता है पंजाब। पंजाब भी एक ऐसा प्लेस है जो हमको, अगर पंजाब इनका हो जाता तो वहाँ से कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स के आने की परमिशन ना हो पाती, ठीक है। तो इन्होंने पंजाब को भी जीतने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम पर पंजाब के रूलर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। और वो कौन थे, वो थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। सरदार जी हैं, पंजाब के हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर कह सकते हैं हम इनको, बहुत ही ब्रेव। तो ये रंजीत सिंह वहाँ पर हैं और रंजीत सिंह बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे हैं कि वो उनके साथ वॉर कर सके या उनको हरा सके। कई बार बैटल्स भी हुए, लेकिन रंजीत सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स को फेस करते आए और रंजीत सिंह की वजह से पंजाब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं हो पाया, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार इस बात का डर है कि इसी रूट को यूज़ करते हुए रसिया या कोई दूसरी कंट्री अभी एंट्री कर सकती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब ये बहुत प्लान कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कि किस तरीके से रंजीत सिंह को वहाँ से हटाया जाए, लेकिन नेचुरली डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की, और वो 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। और उनके डेथ होने के साथ ही वहाँ पर कोई इतना स्ट्रॉन्ग रूलर, कोई इतना ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को भी कैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 1849 में, इस तरीके से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट स्टेट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ को शुरू के तौर पे डिप्लोमेटिक वे के थ्रू यूज़ किया, कुछ को बैटल्स करके, जैसे हमारा कोलकाता था, मराठास थे, मैसूर था, इन सबको बैटल करके जीत हासिल की। और कुछ और जगहों पर डायरेक्ट कैप्चरिंग की, जैसे किटूर की बात कर ले, रानी चेन्नम्मा के यहाँ की बात कर लें उनको, और पंजाब और सिंध जैसे एरियाज जिन पे डायरेक्ट जाकर इन्होंने अटैक किया और उसको भी कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से ब्रिटिश पावर जो थी, ब्रिटिश की पॉलिटिकल पावर जो थी, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगती है। और अगर उस टाइम के मैप को हम देखते हैं तो इंडिया का ऑलमोस्ट हिस्सा अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कुछ स्टेट्स अभी भी बचे हुए थे जहाँ पर कुछ लोकल रूलर्स रूल कर रहे थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे, स्मॉल किंगडम्स थे। ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये ब्रिटिशर्स को फेस कर सके, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिटिश दूसरे एरियाज़ को कैप्चर कर रही थी, उन एरियाज़ की जितनी भी इनकम थी वो सब कुछ ब्रिटिश के अंडर में आ रही थी, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल रूलर्स थे वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, है ना, तो सारी इनकम उनकी होती थी। लेकिन अभी इन्होंने एक तो टैक्स रेट्स वगैरह भी बढ़ा दिए रूल में आने के बाद, और साथ ही अब तो सारी डायरेक्ट जितनी भी इनकम हो रही थी वो सब उनके अकाउंट में जा रही थी। तो इनके पास इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए, पैसे बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। और जैसे जैसे इनकम अच्छी होती जाती है वो अपने मिलिट्री को, आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी मिलिट्री आर्मी ही प्ले करने वाली है। और उन्हीं के वजह से, उन्हीं की स्ट्रेंथ की वजह से अभी तक हम पॉलिटिकल पावर के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया कि वो किस तरीके से अपने मिलिट्री आर्मी को
मेंटेन करें, और सारा इन्वेस्टमेंट वो उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर कर रहे थे। तो एक साइड से इनकम के सोर्सेज बढ़ गए और उस दूसरे साइड से उन्होंने मिलिट्री आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, जिससे वो अब हर किसी को जीत पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। अब इन्होंने क्या किया, अब एक टाइम आता है 1848 से 1856 के बीच का। इस टाइम पर जो हमारा गवर्नर जनरल है वो कौन बनाए गए, वो लॉर्ड डलहौजी बनाए गए। लॉर्ड डलहौजी ने रूल में आने के बाद ही सबसे पहला चेंज क्या किया, इन्होंने कहा कि उन्होंने एक पॉलिसी बना दी। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम रखा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने कहा कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे जितने भी स्मॉल किंगडम्स हैं, जितने भी रूलर्स, जितने भी राजा और उनकी फैमिली अभी रूल कर रही है, वो रूल करती रहे। ठीक है, और अभी क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे, और अगर वो रोक टोक करेंगे तो हम उनके साथ बैटल करेंगे, सीधी सी बात थी। इस डर की वजह से जो हमारे छोटे किंगडम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। ठीक है, बस सिर्फ चुपचाप से रूल कर रहे हैं, और उनके जो भी अगर कोई भी डिमांड्स आ रही थी उसको भी पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें लगता था कि सारा पॉलिटिकल पावर अब हमारा ही हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी किंगडम, जिस किंगडम के अंदर कोई भी नेक्स्ट जो भी जनरेशन में कोई मेल नहीं होगा, वो किंगडम्स डायरेक्ट लैप्स हो जाएगा और सीधे सीधे वो ब्रिटिश का हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ लो कि होता क्या था अभी तक किंगडम सिस्टम में, एक राजा के डेथ के बाद या बूढ़े हो जाने के बाद राजा का बेटा रूल करता था, देन आफ्टर ही उसका सन रूल करता था, और ये सिस्टम चलता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के थ्रू उन्होंने बताया कि वो सारे किंगडम्स, जिन किंगडम्स के अंदर नेक्स्ट कोई मेल पर्सन नहीं होगा, वो सारे किंगडम्स डायरेक्ट ब्रिटिश के हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सी फैमिलीज, बहुत से किंगडम्स उस टाइम पे चलते थे जहाँ पर नेक्स्ट उनके सन नहीं होते थे, तो वो अपने डॉटर को हैंड ओवर करते थे। डॉटर को नहीं कर सकते थे तो वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को भी हैंड ओवर कर देते थे। पर ये चीज़ें अब चेंज हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स थे वो डायरेक्टली लैप्स हो गए और सीधे सीधे ब्रिटिश के पॉलिटिकल पावर के साथ जुड़ते चले गए। कौन कौन से ऐसे किंगडम्स थे, ऐसे टेरिटरीज थे, जैसे एक प्लेस है सतारा, 1848 में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू लैप्स हो गया और ब्रिटिशर्स का हो गया। एक प्लेस है संबलपुर जो 1850 में ब्रिटिशर्स का हो गया इसी प्लान के थ्रू। उदयपुर जो कि 1852 में ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। नागपुर 1853 में, और झांसी जो 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। ठीक है, साथ में इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की थी कि जिनके पास कोई नेक्स्ट मेल पर्सन नहीं होगा उनके टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के हो जाएंगे। और कई बार उन्होंने ये भी किया कि जिन पर्सन्स के साथ उन्होंने जैसे डील करी हुई थी, कुछ रूलर्स थे उनके साथ उन्होंने डील करा हुआ था, एक प्रपोजल रखा हुआ था कि हम आपको पेंशन देंगे और आपके सारे पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हम निभाएंगे, आर्मी हम खुद मेंटेन रखेंगे जैसे हमने पहले भी बताया था, और सारा काम हम करेंगे, सिर्फ आप एक पेंशन के थ्रू, सैलरीज के थ्रू पैसा लेते रहेंगे और मतलब एक फॉर्मेलिटी के रूप में रूल करते रहेंगे। ये सिस्टम भी चल रहा था। अब आने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब उन्हें ये लगने लगा कि जो सैलरी के फॉर्म में हम इनको पैसे दे रहे थे और सारा पॉलिटिकल पावर तो हम ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनको फॉर्मेलिटी के तौर पे भी नहीं रखेंगे, और उन्होंने उनके पॉलिटिकल पावर्स को भी छीन लिया। ये काम उन्होंने किया था अवध में 1856 में। ठीक है, तो यहाँ के रूलर के साथ तो इनकी ट्रीटी थी, यहाँ के नवाब के साथ, और सीधा सिंपल सा था कि सारे पॉलिटिकल राइट्स वहाँ के नवाब ने ब्रिटिशर्स को ही दे रखा था। सिर्फ वो नॉमिनल तौर पे एक फॉर्मेलिटी की तरह बैठा हुआ था ताकि जनता को ये दिखाई दे कि हम नवाब्स के थ्रू रूल किए, हमारा एरिया नवाब्स के थ्रू रूल किया जा रहा है, और वो थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, सिर्फ इसलिए किया गया था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने अवध के नवाब को भी ये कहकर हटा दिया कि ये बहुत अच्छा रूल नहीं कर रहे थे, तो उनको भी इस तरीके से एक बहाना बनाकर निकाल दिया गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस उस टाइम पर उन्होंने किए, कहीं पर डिप्लोमेटिक वे में, कहीं पर डायरेक्ट अटैक करके, कहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज़ करके, और कहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जहाँ पर नहीं यूज़ किया जा सकता था तो वहाँ पर बैड रूलर
या बैड वे ऑफ रूलिंग, ऐसा कुछ बहाना बताकर रूलर्स को वहाँ से हटाकर वहाँ की डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर अपने अंडर में ले लिया। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने किया। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी इंडिया के अंदर, और सारा जो हमारे इंडियन जितने भी टेरिटरीज़ हैं वो धीरे धीरे करके ब्रिटिश के कंट्रोल में जा रही है। और इसी के साथ साथ हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था जो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, और जो छोटे छोटे स्टेट्स अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स के थ्रू, अलग अलग रूलर्स किंगडम्स के थ्रू रूल किए जा रहे थे, वो सब एक फॉर्म में अब दिखाई देना शुरू हो जाता है, और वो रहता है अंडर द ब्रिटिश। ठीक है। इसके बाद जब 1856 में अवध कैप्चर कर लिया जाता है, तो 1857 के टाइम पर हमारे इंडियंस की तरफ से एक रिवॉल्ट होता है। इस टाइम पर हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और एक फर्स्ट रिवॉल्ट 1857 में यहाँ से ब्रोक आउट हो जाता है। क्या था ये रिवॉल्ट, किस तरीके से इस रिवॉल्ट में चीज़ें बढ़ी, वो हमारे नेक्स्ट के चैप्टर में बताया गया है। डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों का, ये जो पॉलिटिकल पावर्स को कैप्चर करने का जो वो चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, इसका रिजल्ट क्या हुआ 1857 में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही था आज का टॉपिक हमारा, और आज हमने इस चीज़ को भी समझा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने खुद को पैरामाउंटेसी क्लेम किया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे क्या था, और किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया और यूज़ किया गया हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने एक लार्ज एरिया कैप्चर कर लिया है। अब वहाँ पर उनको एक सही तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अब जब भी कोई एरिया हम ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर सही वे में पीस और लॉ के साथ यहाँ पर सारी सिस्टम रन करते रहे, तो उसके लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ब्रिटिशर्स का जो नेक्स्ट स्टेप था वो यही था कि किस तरीके से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ये काम कैसे किया, कैसे इस टारगेट को अचीव किया, और किस तरीके से उन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर नाउ। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट इफ स्टिल you have any doubt you can ask in your WhatsApp group. ठीक है students? Okay. So now students we will meet in our next class. Till then take care and have a nice day.